कहानी की शुरुआत दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल की एक ठंडी रात से होती है। उस रात जूयॉन नाम की एक लड़की सुनसान सड़क पर अपने घर लौट रही थी। उसकी कार का टायर पंक्चर हो गया था, इसलिए वो वहां टो ट्रक का इंतजार कर रही थी और अपने पति किम सू ह्यून से फोन पर बात कर रही थी। किम सू ह्यून एक कुशल और बहादुर अंडरकवर एजेंट था। जूयॉन सू ह्यून को बताती है कि वो एक अनाथालय गई थी और वहाँ बच्चों के साथ अच्छा समय बिताकर लौटी है। तभी उसके सामने एक अजनबी आदमी आकर खड़ा हो जाता है। पहली नजर में वो एक साधारण इंसान लगता है, लेकिन उसके अंदर एक निर्दयी शैतान छिपा हुआ था। वो आदमी जूयॉन की मदद करने की पेशकश करता है, लेकिन जूयॉन उसकी मदद लेने से मना कर देती है। इसके बाद वो वहां से चला जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक जूयॉन पर हमला कर देता है। वो हथौड़े से उसकी कार का शीशा तोड़ देता है और फिर उसी हथौड़े से जूयॉन पर भी वार करता है। इसके बाद वो जूयॉन को एक सुनसान घर में ले जाता है। वहाँ उसके साथ अकल्पनीय अत्याचार किया जाता है। जूयॉन उससे विनती करती रहती है कि वो गर्भवती है, इसलिए उसे न मारे, लेकिन वो निर्दयी आदमी उसकी एक भी बात नहीं सुनता। वो उसे मार डालता है और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये भयानक दृश्य किसी की भी हालत खराब कर सकता है। अपने अपराध के सबूत मिटाने के लिए वो शरीर के हिस्सों को अलग अलग जगहों पर फेंक देता है और उन स्थानों को एक विशेष रसायन से साफ कर देता है। उसकी क्रूर हरकतों को देखकर ऐसा लगता था मानो ये उसके लिए कोई नई बात ना हो। अगले दिन एक छोटा लड़का खेलते समय एक प्लास्टिक बैग में इंसानी शरीर का कटा हुआ हिस्सा पाता है। इसके बाद पुलिस वहाँ पहुँचती है और पूरे इलाके में तलाश शुरू कर देती है। जूयॉन के पिता और सूह्यून भी वहाँ पहुँच जाते हैं। तभी वहाँ एक कटा हुआ सिर मिलता है। पहचान करने पर पता चलता है कि वो जूयॉन का ही है। इस घटना के बाद किम सू ह्यून की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। अपने प्यार को खोने का दुख उसे अंदर से तोड़ देता है, लेकिन टूट जाने के बावजूद वो फैसला करता है कि वो इसका भयानक बदला लेगा। वो उस आदमी को उससे भी ज्यादा दर्द देकर मारेगा। यहीं से शुरू होती है बदले की एक निर्मम कहानी। सरकारी जांच के साथ साथ किम भी गुप्त रूप से अपनी खोज शुरू कर देता है। वो एक विशेष तकनीक वाला कैप्सूल जैसी दिखने वाली ट्रैकिंग डिवाइस हासिल करता है और संभावित संदिग्धों की तलाश करने लगता है। वो 4 लोगों को निशाना बनाता है। पहले 2 लोगों को वो बुरी तरह पीट कर छोड़ देता है, क्योंकि वे जूयॉन की मौत से जुड़े नहीं होते। इसके बाद हम फिर उसी सुनसान सड़क पर एक लड़की को देखते हैं। इस बार वो राक्षसी आदमी अपनी पीली वैन लेकर उसके पास आता है और कहता है कि इतनी रात को कोई गाड़ी नहीं मिलेगी, इसलिए अगर वो चाहे तो उसे लिफ्ट दे सकता है। लड़की पहले हिचकिचाती है, लेकिन बाद में उसकी बात मान लेती है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। कुछ दूर जाने के बाद वो आदमी फिर से हथौड़े से उस लड़की पर हमला करता है और उसे उसी घर में ले जाता है। वहाँ वो उसे भी उसी तरह बेरहमी से मार डालता है। दूसरी ओर किम की तलाश उसे एक रहस्यमय व्यक्ति तक पहुँचा देती है। वो उस आदमी के परिवार के पास जाकर उसके बारे में जानकारी जुटाने लगता है। वहीं से उसे पता चलता है कि उस आदमी का नाम जांग क्योंग चुल है। वो कई साल पहले अपने माता पिता और बेटे को छोड़कर चला गया था। इसके बाद किम जांग के बेटे से बात करता है और उससे जांग का पता ले लेता है। उस पते के अनुसार वो जांग के घर पहुंच जाता है। घर के अंदर उसे ऐसे कई सबूत मिलते हैं जो उसके शक को और भी मजबूत कर देते हैं। वहाँ उसे कई महिलाओं की निजी चीजें, अपराध से जुड़े सामान और एक छिपा हुआ कमरा दिखाई देता है। लेकिन सबसे बड़ा झटका उसे तब लगता है जब उस गुप्त कमरे की नाली से उसे जूयॉन की खोई हुई अंगूठी मिल जाती है। उसी पल सब कुछ साफ हो जाता है। किम समझ जाता है कि जिस निर्दयी हत्यारे को वो इतने समय से खोज रहा था वो कोई और नहीं बल्कि यही आदमी है। और यहीं से शुरू होता है बदले और शिकारी के बीच एक भयानक खेल। इधर जैंग एक बार फिर अपने नए शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। वो एक स्कूल वैन चलाकर कुछ छात्राओं को उनके घर छोड़ने की जिम्मेदारी लेता है। उन लड़कियों में से एक को वो चालाकी से अपने घर ले आता है। जब लड़की को होश आता है तो जैंग उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन उस दिन सब कुछ उसकी योजना के अनुसार नहीं होता। अचानक वहाँ किम पहुँच जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा था और दिल में बदले की आग जल रही थी। पहले तो जैंग किम को हल्के में लेता है। उसे लगता है कि किम कोई पुलिस एजेंट है, लेकिन कुछ ही देर में उसकी ये गलतफहमी टूट जाती है। किम के लगातार वारों से जैंग जमीन पर गिर पड़ता है। अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद वो किम का मुकाबला नहीं कर पाता। कुछ ही समय में उसका शरीर बुरी तरह घायल हो जाता है और आखिरकार वो बेहोश हो जाता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि किम उसे मारता नहीं है, बल्कि इलाज के लिए कुछ पैसे छोड़कर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। जाने से पहले वो जैंग के मुंह में वही खास कैप्सूल डाल देता है। किम चाहता था कि जैंग को धीरे धीरे तड़पा कर सजा दे। होश में आने के बाद जैंग उलझन में पड़ जाता है। वो समझ नहीं पाता कि उसका दुश्मन उसे जिंदा क्यों छोड़ गया। धीरे धीरे उसके मन में एक अजीब विचार पैदा होता है। शायद ये आदमी भी सामान्य नहीं है, बल्कि उसी की तरह अंधेरे में डूबा हुआ एक और खतरनाक इंसान है। इतनी बुरी तरह पिटने के बाद भी जैंग की विकृत मानसिकता में कोई बदलाव नहीं आता। इसके बाद वो सड़क पर जाकर खड़ा हो जाता है, जहाँ 2 आदमी उसे लिफ्ट दे देते हैं। गाड़ी में बैठने के बाद कुछ देर तक उनकी बातचीत चलती रहती है, लेकिन अचानक जैंग चाकू निकालकर उन दोनों पर हमला कर देता है और उन्हें मार डालता है। फिर उनकी लाशों को नदी के किनारे फेंक देता है। इसके बाद उन्हीं लोगों के बैग से नए कपड़े निकालकर पहन लेता है। इलाज करवाने के लिए जब जैंग अस्पताल पहुंचता है तो वहां के बुजुर्ग डॉक्टर के साथ भी बुरा व्यवहार करता है। फिर वहां काम करने वाली एक युवा नर्स को देखकर उसके भीतर का दरिंदा एक बार फिर जाग उठता है। मौका मिलते ही वो उसकी ओर बढ़ने लगता है। वो उस लड़की के साथ भी कुछ बुरा करने की सोचता है, लेकिन जैसे ही वो उसे नुकसान पहुंचा
पहुंचाने वाला होता है, तभी किम एक बार फिर वहां आ पहुंचता है, मानो वो जैंग की परछाई बनकर उसका पीछा कर रहा हो। इसके बाद शुरू होती है सजा की एक और दर्दनाक कहानी। किम उसे इतनी बुरी तरह पीटता है कि जैंग के शरीर में हिलने डुलने की भी ताकत नहीं बचती, लेकिन इस बार भी वो उसे मौत के हवाले नहीं करता। इसके बजाय वो उसे ऐसा घाव देता है जिसका दर्द उसे लंबे समय तक सहना पड़ेगा और जिससे उसके भागने की क्षमता भी कम हो जाएगी। किम उसके पैर का मांस काट देता है। आखिर में किम उसके कान के पास जाकर ठंडी और शांत आवाज में कहता है, तेरे लिए मौत बहुत आसान सजा है। मैं चाहता हूँ कि तू हर पल डर के साथ जिए। एक दिन ऐसा आएगा जब तू खुद मौत को अपनी मुक्ति समझेगा, लेकिन वो मुक्ति भी तेरी पहुँच से बहुत दूर होगी। किम के जाने के बाद पहली बार जैंग के दिल में बेचैनी और डर पैदा होता है। अब तक वो खुद शिकारी था, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। वो समझने लगता है कि कोई अदृश्य ताकत हर समय उसका पीछा कर रही है। वो जहाँ भी जाएगा वो आदमी उसे ढूंढ ही निकालेगा और यही अनिश्चितता धीरे धीरे उसके मन में डर को और गहरा करती जाती है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी जरूर करें। आगे भी ऐसे कई दिलचस्प वीडियो आने वाले हैं, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जियांग अपने कपड़ों, जूतों, यहाँ तक कि अपनी कार के हर कोने की बारीकी से जांच करता है, लेकिन उसे कहीं भी कोई ट्रांसमीटर नहीं मिलता। जैसे जैसे समय बीतता जाता है उसके मन में डर बढ़ता जाता है। इसी बीच किम को जुयोन के पिता का फोन आता है। वो किम से कहते हैं कि वो जो कर रहा है वो सही नहीं है, इस तरह बदला लेना ठीक नहीं है। जुयोन की बहन सियोन भी किम को समझाने की कोशिश करती है कि इस तरह बदला लेने से भी जुयोन वापस नहीं आएगी, लेकिन किम किसी की बात सुने बिना ही फोन काट देता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि जियांग ताइजू नाम के एक व्यक्ति के घर पहुंचता है। वो उससे भी अधिक विकृत मानसिकता वाला इंसान था। वो अपने पालतू कुत्तों को इंसानों का मांस खिला रहा था। खाने की मेज पर ताइजू खुद भी बड़े मजे से इंसानी मांस खाता हुआ दिखाई देता है। वहाँ जियांग उससे कहता है कि इंसानी मांस खाते खाते वो पागलों जैसी हरकतें करने लगा है। तब ताइजू अजीब तरह से व्यवहार करने लगता है। इसके बाद जियांग उसे पिछले कुछ दिनों में हुई सारी घटनाओं के बारे में बताता है। सब कुछ सुनने के बाद ताइजू कुछ देर सोचता है और कहता है कि जिन लड़कियों की जियांग ने हत्या की है, हो सकता है उनमें से कोई इस व्यक्ति की सबसे प्रिय इंसान रही हो और इसी वजह से वो अब बदला ले रहा है। ये सुनकर जियांग सोच में पड़ जाता है। तभी उसके दिमाग में जुयोन का ख्याल आता है। वो समझ जाता है कि शायद इस व्यक्ति का जुयोन से कोई संबंध है। इसके बाद जियांग सोने चला जाता है और ताइजू अपने द्वारा कैद की गई एक युवती की हत्या करने की तैयारी कर रहा होता है। लेकिन हालात बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता। अचानक किम ताइजू के सामने आ जाता है और उसे बुरी तरह पीटने लगता है। मारते मारते वो उसे अधमरा कर देता है। इसी दौरान वो लड़की मौका पाकर वहाँ से भाग निकलती है। तभी जियांग बंदूक लेकर वहाँ आ जाता है। वो किम पर गोलियां चलाने लगता है। तब किम चालाकी से वहाँ से निकलकर एक कमरे में चला जाता है। कमरे से वो कुछ सामान इकट्ठा कर लेता है। वहीं एक लड़की किम पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन किम उल्टा उसी को चोट पहुंचा देता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। इसके बाद ताइजू फिर वहाँ आ जाता है। तब किम ताइजू को पकड़कर बार बार एक डंडे से उसके सिर पर वार करने लगता है। कुछ ही देर में पूरा घर युद्ध का मैदान बन जाता है। तभी वहाँ जियांग पहुँचता है और किम उसे भी बेरहमी से पीटने लगता है, लेकिन इस बार भी किम किसी को नहीं मारता। वो उन्हें जिंदा रखना चाहता था, क्योंकि वो उनके लिए मौत से भी ज्यादा भयानक सजा सोच चुका था। अगले दिन पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को बचाती है और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाती है। किम भी इलाज के लिए अस्पताल जाता है और साथ में जियांग को भी ले जाता है, लेकिन वहाँ हुई एक छोटी सी गलती आगे चलकर बड़े खतरे की वजह बन जाती है। किम का एक सहकर्मी गलती से ट्रांसमीटर का जिक्र कर देता है। किम तुरंत उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि उनकी जानकारी के बिना पास वाले बेड पर लेटा जियांग उनकी पूरी बातचीत सुन चुका था। किम और उसके साथी यही समझते रहे कि उसने कुछ नहीं सुना। इतने दिनों से जिस रहस्य ने जियांग को परेशान कर रखा था, आखिरकार उसे उसका जवाब मिल जाता है और उसी पल से उनके इस खौफनाक खेल का एक नया अध्याय शुरू हो जाता है। तभी कहानी में एक चौंका देने वाला मोड़ आता है। इतने दिनों से किम जोंग की हर गतिविधि के बारे में कैसे जान रहा था, इसका रहस्य आखिरकार सामने आ जाता है। पहली बार जब किम ने जोंग को पकड़कर बेरहमी से सजा दी थी, तब उसने चुपके से उसके शरीर के अंदर एक जीपीएस कैप्सूल डाल दिया था। इसी वजह से जोंग जितनी बार भी भागने की कोशिश करता, किम हमेशा उसकी लोकेशन जानकर उसे ढूंढ निकालता था। सच्चाई का पता चलते ही जोंग भी अपना खेल बदल देता है। ट्रांसमीटर की मदद से वो सीधे किम से संपर्क करता है और उसे भयानक धमकी देता है। वो बताता है कि उसे जुयोन के परिवार के हर सदस्य के बारे में, यहाँ तक कि किम के बारे में भी पूरी जानकारी है। वो ये भी बताता है कि मरने से पहले जुयोन बार बार अपनी जान की भीख मांग रही थी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। ये बात सुनकर किम पूरी तरह टूट जाता है। उसे अब तक ये पता ही नहीं था कि जुयोन उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। दुख, अपराध बोध और गुस्सा एक साथ मिलकर किम को और भी ज्यादा जुनूनी बना देते हैं। इसके बाद जोंग एक मेडिकल स्टोर पर जाता है और वहाँ ऐसी विशेष दवा ढूंढने लगता है जिसकी मदद से वो अपने शरीर से उस कैप्सूल को बाहर निकाल सके। किम जल्दी जल्दी उस मेडिकल स्टोर पर पहुंचता है, लेकिन तब तक जोंग वहाँ से
से निकल चुका होता है। जाने से पहले जोंग उस स्टोर के डॉक्टर को बुरी तरह घायल कर चुका था, लेकिन डॉक्टर अभी भी जिंदा था, इसलिए किम तुरंत उसके घावों पर पट्टी बांध देता है। दूसरी तरफ जोंग उसी दवा की मदद से अपने शरीर से वो कैप्सूल निकाल देता है। इसके बाद वो एक कैब ड्राइवर की हत्या कर देता है और उस कैप्सूल को उसके शरीर के अंदर डाल देता है। किम जीपीएस ट्रैकर की मदद से उस कैप्सूल की लोकेशन ट्रैक करते हुए वहां पहुंचता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि जोंग एक आदमी को मारकर छोड़ गया है और वही कैप्सूल उसके शरीर के अंदर है। इसके बाद किम बाहर आकर जोंग को खोजने लगता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। जोंग को न पाकर किम सीधे अस्पताल में तेजू के पास पहुंचता है। वहां जाकर वो तेजू से पूछता है कि उसका दोस्त जोंग कहाँ है। तेजू जवाब देता है कि किम ने गलत आदमी से दुश्मनी मोल ली है। वो आगे कहता है कि जोंग पहले किम के परिवार को खत्म करेगा और उसके बाद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देगा। ये कहकर तेजू हंसने लगता है। उसकी बात सुनकर गुस्से में किम तेजू पर हमला कर देता है। इसके बाद बिना देर किए किम अपनी कार लेकर जुयोन के घर की तरफ रवाना हो जाता है। रुकिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी जरूर करें। आगे भी ऐसे कई दिलचस्प वीडियो आने वाले हैं, इसलिए हमारे साथ बने रहिए। किम बार बार जुयोन के घर फोन करता रहता है। जब जुयोन के पिता फोन रिसीव करने जाने वाले होते हैं, तभी बाहर जैंग डिलीवरी बॉय के भेष में वहां पहुंच जाता है। दूसरी तरफ कई बार फोन करने के बाद भी जब जुयोन के पिता फोन नहीं उठाते, तो किम कैप्टन वू को फोन करके पूरी घटना बता देता है। ये सुनकर कैप्टन वू किम पर बहुत गुस्सा हो जाता है। इसके बाद वो बाकी पुलिस अधिकारियों को आदेश देता है कि वे तुरंत चीफ यानी जुयोन के पिता के घर पहुंचे। फिर हम जुयोन के घर के अंदर का दृश्य देखते हैं, जहां जैंग ने जुयोन के पिता पर हमला करके उन्हें फर्श पर गिरा रखा है। इसके बाद जैंग बातें करते करते उन्हें बार बार मारता रहता है। तभी कोई घर की डोरबेल बजाता है। पता चलता है कि जुयोन की बहन सियोन भी घर लौट आई है। तब जैंग उस पर भी हमला कर देता है। इसके बाद पुलिस जुयोन के घर पहुंचती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जैंग सियोन को अपने साथ लेकर वहां से निकल जाता है। उसी समय किम भी वहां पहुंचता है और देखता है कि जुयोन के पिता की मृत्यु हो चुकी है। घर का हर कोना मानो दुख और तबाही की गवाही दे रहा था। तभी उसे एहसास होता है कि बदले की आग में अंधा होकर उसने ऐसा खेल खेला है जिसकी कीमत निर्दोष लोगों को चुकानी पड़ी है। अपराध बोध और शोक से वो भीतर से पूरी तरह टूट जाता है। इसी बीच कैप्टन वू के फोन पर एक कॉल आती है। ये जैंग का फोन था। जैंग कहता है कि वो किम से बात करना चाहता है। फिर वो किम को बताता है कि उसने सियोन को मारकर सड़क किनारे फेंक दिया है। ये सुनकर किम वहां पहुंचता है और देखता है कि सियोन का शव सड़क के किनारे पड़ा हुआ है। ये सब देखकर किम और भी ज्यादा क्रूर और हिंसक हो जाता है। इस बीच जैंग पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने जाता है, लेकिन तभी किम वहां पहुंचकर उसे अपने साथ ले जाता है। उनकी मंजिल थी वही अभिशप्त और सुनसान घर, वो जगह जिसकी दीवारें आज भी अनगिनत निर्दोष लोगों की आखिरी चीखों की याद समेटे हुए थीं। और उसी अंधेरे घर के भीतर दोनों दुश्मन आमने सामने आ खड़े होते हैं। अब शुरू होने वाला था उनके संघर्ष का अंतिम अध्याय, जहां वर्षों से जमा खून, नफरत और प्रतिशोध का हिसाब हमेशा के लिए चुकाया जाने वाला था। किम का बदला अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। वो जोंग को तरह तरह से तकलीफ देने लगता है। किम जोंग को ऐसी स्थिति में ले आता है जहां शारीरिक दर्द से भी ज्यादा भयानक मानसिक भय बन जाता है। जो इंसान अब तक दूसरों की पीड़ा देखकर आनंद लेता था, वही जोंग अब अपनी जान बचाने की प्रार्थना करने लगता है। उसकी आंखों में पहली बार सच्चा डर दिखाई देता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसका ये डर फिर से हंसी में बदल जाता है। जोंग किम से कहता है, तुम चाहे जो भी कर लो, मैं कभी नहीं डरूंगा। चाहे जितना अत्याचार कर लो, मैं सब सह लूंगा। इससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम कभी नहीं जीत पाओगे। ये सब सुनकर किम बहुत निराश हो जाता है। इसके बाद वो एक भयानक जाल तैयार करता है और जोंग के मुंह को रस्सी से बांधकर उसे वहीं फंसा देता है। फिर किम वहां से बाहर निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जोंग की माँ, पिता और उसका बेटा वहां पहुंच चुके हैं। वे जोंग को खोजते हुए उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं जिसके साथ किम ने वो जाल तैयार किया था। बात समझते ही जोंग बार बार उनसे दरवाजा न खोलने की विनती करता है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। अब जोंग पहले से कहीं ज्यादा घबरा जाता है। जैसे ही उसका परिवार दरवाजा खोलता है, वे उस जाल को सक्रिय कर देते हैं और जोंग का सिर पूरी तरह उसके शरीर से अलग होकर उसके परिवार के पैरों के पास आ गिरता है। ये देखकर सभी रोने लगते हैं। दूर से किम ये सब महसूस करता है। उसका वर्षों पुराना बदला आखिरकार पूरा हो चुका है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसे कोई सुकून महसूस नहीं होता, न ही किसी जीत का एहसास होता है, बल्कि उसके भीतर एक गहरा खालीपन जन्म लेता है, क्योंकि इस लंबे बदले की राह पर चलते हुए वो अपने दो और प्रिय लोगों को खो चुका है। उसे एहसास होता है कि एक दानव को सजा देने की कोशिश में वो खुद भी अंधकार के बहुत करीब पहुंच गया है। इसी के साथ
ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।